हाय दोस्तों, कल हमारी जो क्लास थी उसमें मैंने आपको HW के लिए 2 ट्यूशन दिए थे। एक बार हम पहले वो सोल्व करेंगे, उसके बाद में हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। देखो, कल का जो क्वेश्चन था, मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था कि मुख में भोजन को क्या कहते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, मुख में भोजन को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए थे, तो मुख में भोजन को बोलते हैं बोलस। और दूसरा क्वेश्चन था, आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है। जब भोजन मुख में होता है तो उस समय उस भोजन को बोलते हैं बोलस। और जैसे ही भोजन आगे ग्रसिका ग्रासनाल से होता हुआ आमाशय में चला जाता है तो उस समय उस स्थिति में आमाशय में भोजन को क्या बोलते हैं। आमाशय में जब भोजन की बात आती है तो हमने 4 ऑप्शन दिए थे, वही चूर्ण, बोलस, काइम और एक ऑप्शन जिसमें हमारा ऑप्शन था काइम। तो आमाशय में भोजन को बोलते हैं काइम और मुख में भोजन को बोलते हैं बोलस। ये ऑप्शन थे हमारे। उसके बाद में हमारा जो पाचन में आहार नाल के जो अंग थे, अंग हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां। देखो, पाचक ग्रंथियां, ग्रंथियों की जब बात कर रहे थे तो ग्रंथियां हमने 3 देखी थी। पहली देखी थी लाल ग्रंथियां, नंबर 2 देखी थी यकृत, और नंबर 3 की बात आती है तो आता था अग्नाशय। ये 3 ग्रंथियां देखी थी हमने, लाल ग्रंथियां, यकृत ग्रंथियां और अग्नाशय ग्रंथि। जब पाचन की क्रिया होती है तो 3 ग्रंथियां काम में आती है। इन ग्रंथियों से एंजाइम्स आते हैं, वो एंजाइम्स काम में आते हैं। आज हम सबसे पहले लाल ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में यकृत और अग्नाशय ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली बात आती है लाल ग्रंथियां। लाल ग्रंथि की बात आती है तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। स्थिति की जहां चर्चा करते हैं, जैसे हमने आहार नाल के भागों के बारे में देखा था कि प्रत्येक अंग की स्थिति देखी थी कि कौन सा भाग कहां आता है, कौन सा भाग कहां आता है। वैसे ही हम लाल ग्रंथियों की स्थिति देखेंगे कि लाल ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर कहां स्थित होती है। तो लाल ग्रंथियां कहां स्थित होती है, मुख में स्थित होती है। कहां स्थित होती है, मुख में। स्थिति की बात करते हैं तो ये मुख में। फिर उसके बाद में करते हैं इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर जब देखा जाए तो लाल ग्रंथियां कैसी होती है, एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल तो स्थिति हो गई, उत्पत्ति हो गई। अब उसके बाद में हम बात करते हैं नियंत्रण, कि लाल ग्रंथियों पे नियंत्रण किसका होता है। हमारे लाल ग्रंथियों में नियंत्रण किसका होता है, तंत्रिका तंत्र का होता है। तंत्रिका तंत्र हमारी लाल ग्रंथियों को नियंत्रित करती है कि किस समय हमें लाल ग्रंथियों को स्रावित करना है और कौन से समय लाल ग्रंथियों को स्रावित नहीं करता। जैसे ही हम देखते हैं कि कोई घर में स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, कोई पकवान बन रहे होते हैं, पड़ोसियों के घर में भी पकवान बनते हैं, तो हमारे मुंह में लाल उत्पन्न हो जाती है। अर्थात क्या हो गया कि जब स्वादिष्ट भोजन हमने देखा तो हमारी तंत्रिकाएं तंत्र क्या करने लगी, काम करने लगी। जो घ्राण ग्रंथियां हैं उन्होंने क्या किया, उस खुशबू को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में तंत्रिकाएं मस्तिष्क के पास में गई, मस्तिष्क के द्वारा वापस तंत्रिकाएं तंत्र लाल ग्रंथियों का आदेश देने के बाद में लाल ग्रंथियां श्लेष्मा या तरल पदार्थ का स्त्रावण करके क्या करती है, भोजन के साथ में वो मिलाती है। या क्या होता है, जब हमारे सामने भोजन पड़ा है और जब भोजन हमारे मुख में चला जाता है तो तंत्रिका तंत्र लाल ग्रंथियों को आदेशित करके क्या करती है, उस भोजन में क्या करती है, लाल मिलाने का कार्य करती है। तो भोजन में लाल जब मिल जाती है तो भोजन क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। साथ ही साथ उस भोजन में कुछ एंजाइम्स मिला देते हैं ताकि वहां पे पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं, चौथी बात हम करते हैं इसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं।
कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। जब लाल ग्रंथियों की प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति हम यहाँ पे दो प्रकार से देख सकते हैं, या तो हम देखते हैं अम्लीय और या देखते हैं क्षारीय, और तीसरी बात की बात करते हैं तो क्या होता है उदासीन। तो हमारे यहाँ लाल ग्रंथि की जब बात करते हैं तो लाल ग्रंथि की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। लाल ग्रंथि सदैव कौन सी प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। यदि यहां हम लाल ग्रंथियों की क्षमता की बात करें तो प्रतिदिन हमारी जो लाल ग्रंथियां होती है 2 से 2.5 लीटर लाल का स्त्रावन कर देती है। एक दिन में जो हमारी लाल ग्रंथियां होती है वो क्या कर देती है, 2 से 2.5 लीटर लाल का अर्थात तरल श्लेष्मा का स्त्रावण कर देती है, जो भोजन के साथ में मिलकर भोजन को चिकना बना देता है। और जब लाल मिल जाती है भोजन में तो उस समय उस भोजन को क्या बोल देते हैं, बोलस बोल देते हैं। अब देखेंगे हम लाल ग्रंथियों के प्रकार कि लाल ग्रंथियां कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी होती है। लाल ग्रंथियों की स्थिति के बारे में जब बात करते हैं तो ये 3 स्थितियों पे होती है। 3 स्थितियों पे देखना कौन कौन सी 3 स्थितियां हैं। पहले कर्णपुर, दूसरी अधोजन और तीसरी अधोजीवा। लाल ग्रंथि, अधोजंग, लाल ग्रंथि, कर्णपूर्व, लाल ग्रंथि। देखो लाल ग्रंथियां 3, पहली कर्णपूर्व लाल ग्रंथि, दूसरी अधोजंग लाल ग्रंथि और तीसरी होगी अधोजीवा लाल ग्रंथि। हम पढ़ेंगे इन स्थितियों के बारे में। जो कर्णपूर्व जो लाल ग्रंथि है ये कहाँ होती है, हमारे गाल में होती है। स्थिति की जब बात करते हैं तो ये कहाँ होती है, गाल में स्थित होती है। इसका कार्य देखें तो ये क्या करती है, शरीर में तरल पदार्थ का स्त्रावण करती है। जो कर्णपूर्व लाल ग्रंथि इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये गाल में स्थित होती है और इसके कार्य के बारे में देखा जाए तो ये काम क्या करती है, ये शरीर में एक तरल पदार्थ का स्त्रावण करती है जो भोजन के साथ में मिल जाता है। दूसरी बात करते हैं अधोजंग। अधो यानी तो अधोजंग ये कहाँ होती है, जीभ के ऊपर। अधोजंग, अधो यानी ऊपर, जीभ के ऊपर। जीभ के ऊपर जो ग्रंथि होती है लाल की वो क्या होगी, अधोजंग लाल ग्रंथि। तो इसकी स्थिति क्या हो गई, जीभ के ऊपर। काम क्या करती है, ये तरल पदार्थ का भी स्त्रावण करती है और साथ में श्लेष्मा का भी स्त्रावण करती है। कर्णपूर्व लाल ग्रंथि स्थिति गाल में, अधोजंग लाल ग्रंथि स्थिति जीभ के ऊपर। कर्णपूर्व ग्रंथि का कार्य सिर में तरल का स्त्रावण करना और अधोजंग का तरल प्लस श्लेष्मा का स्त्रावण करना। तीसरी की बात करते हैं हम अधोजीवा।
जिह्वा के नीचे, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे स्थित होती है अधोजिह्वा ग्रंथि, और इसका कार्य देखा जाए तो काम क्या करती है, ये केवल और केवल श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। तो ये थे दोस्तों लाल ग्रंथियों के 3 भाग। एक बार फिर से देखना, लाल ग्रंथि की स्थिति कहाँ होती है, मुख में होती है, उत्पत्ति कौन सी होती है, एक्टोडर्मल होती है, और नियंत्रण इसका किस पे होता है, तंत्रिका तंत्र इसके ऊपर नियंत्रण करती है, और इसकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय। इसके बाद में हम बात कर रहे थे लाल ग्रंथियों के प्रकार के बारे में, 3 प्रकार। पहली कौन सी, कर्ण पूर्व लाल ग्रंथि, दूसरी अधोजंब लाल ग्रंथि, और तीसरी अधोजिह्वा लाल ग्रंथि। कर्ण पूर्व की जब बात करते हैं स्थिति की, तो कर्ण पूर्व कौन सी जगह स्थित होती है, गाल के अंदर। हमारे जो गाल होते हैं उन गालों के अंदर, दोनों गालों के अंदर कर्ण पूर्व लाल ग्रंथि होती है। दूसरी अधोजंब, जीभ के ऊपर का जो भाग है उसमें जो लाल ग्रंथियां होती है वो अधोजंब होती है, और जीभ के नीचे जो लाल ग्रंथियां होती है वो होती है अधोजिह्वा लाल ग्रंथि। कर्ण पूर्व लाल ग्रंथियों का कार्य की बात करें तो कर्ण पूर्व लाल ग्रंथियां सिरमी पदार्थ का स्त्रावण करती है, और अधोजंब लाल ग्रंथियों की बात करें यह सिरमी तरल पदार्थ का भी स्त्रावण करती है और श्लेष्मा का स्त्रावण भी करती है। जबकि अधोजिह्वा लाल ग्रंथि की बात करें तो ये केवल और केवल श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। अब बात करेंगे इनके संगठन के बारे में कि लाल ग्रंथियों का संगठन क्या क्या होता है। अब बात करेंगे हम लाल ग्रंथियों के संगठन के बारे में। लाल ग्रंथियों के संगठन के बारे में बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं और क्या क्या होते हैं। देखो, लाल ग्रंथियों के बारे में बात करें तो लाल ग्रंथियों में एक तो जल पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है एंजाइम्स। जल के बारे में देखेंगे कि जल कितना पाया जाता है, एंजाइम्स के बारे में देखेंगे कि एंजाइम्स कितने पाए जाते हैं। तो लाल ग्रंथियों में एंजाइम्स 3 पाए जाते हैं, एक एमिलेज, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। लाइसोजाइम को हमने पहले भी पढ़ा था कि लाइसोजाइम क्या करता है, रोगाणुओं को मारने का काम करता है, जबकि टाइलिन और एमिलेज ये दोनों क्या है, लाल ग्रंथियों के लिए पाचक एंजाइम का काम करते हैं। देखो पढ़ते हैं उनको, लाल ग्रंथियों का संगठन। केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो देखो लाल ग्रंथियां 2 प्रकार से हम देख सकते हैं। एक में देखेंगे जल पाया जाता है और दूसरे क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। जल के बारे में जब बात करते हैं तो जल 90% लाल ग्रंथि में जल ही पाया जाता है। अधिकतर लाल ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, जल ही पाया जाता है, जबकि एंजाइम्स क्या होते हैं, केवल 1% एंजाइम्स होते हैं। जल क्या काम करता है, लाल ग्रंथियों में जल सीधे कहां मिल जाता है, खाद्य पदार्थ अर्थात भोजन में मिल जाता है। एंजाइम्स भी भोजन में मिल जाते हैं, लेकिन ये क्या काम करते हैं, एंजाइम्स पाचक का काम करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो 99% क्या था, जल जो भोजन के साथ में मिल जाता है। 1% जो एंजाइम थे, इन 1% में देखो 3 एंजाइमों की हमने बात की थी, देखते हैं तीनों को। एमिलेज, एमिलेज एंजाइम। दूसरा एंजाइम टाइलिन एंजाइम, और तीसरा एंजाइम लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। तो एंजाइम लाल ग्रंथियों में 3, एमिलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम। देखते हैं इनके बारे में। अब देखेंगे पाचक एंजाइम। जब भोजन हम ग्रहण करते हैं, देखना आमतौर पर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में क्या लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट। मुख्य जो अवयव होता है
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कई बार कार्बोहाइड्रेट की जगह यदि स्टार्च लिखा हुआ है तो वो भी ठीक है। ग्लाइकोजन भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, या पॉलीसेकेराइड भी आपको मिल सकता है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। तो जब भोजन ग्रहण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हम भोजन के अंदर लेते हैं। जैसे ही भोजन को हम मुख में लेते हैं उस समय भोजन में से एंजाइम्स आ जाते हैं, एमिलेज या टाइलिन, कोई सा भी ले लो, दोनों के साथ में समान क्रियाएं होती है। जब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लाइकोजन, पॉलीसेकेराइड किसी के साथ में भी एमिलेज या टाइलिन एंजाइम आ जाता है तो क्या बन जाती है? माल्टोज। माल्टोज शर्करा में वो परिवर्तित हो जाती है। माल्टोज को बोल सकते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज में बदल जाता है। कई बार देखो कहा जाता है कि भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए। चबा चबा के खाने का मतलब क्या हो गया कि जब भोजन को हम चबाएंगे तो चबाते समय क्या होता है, मुख की लाल ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव जब होती है तो जैसे ही भोजन के साथ में अर्थात कार्बोहाइड्रेट के साथ में वो लाल ग्रंथियां मिलती है तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज एक मीठा पदार्थ है तो भोजन में क्या लगने लग जाता है? स्वादिष्ट लगने लग जाता है। तो फिर से देखना पाचक एंजाइम कैसे काम करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट के अंदर मुख में भोजन लेते हैं तो उसमें क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मिलते ही लाल ग्रंथियों से पाचक एंजाइम स्रावित होंगे, एमिलेज या टाइलिन। जब ये दोनों कार्बोहाइड्रेट में मिल जाएंगे तो भोजन किस में बदल जाएगा? माल्टोज में बदल जाएगा। माल्टोज क्या है? एक प्रकार की शर्करा है जिसमें क्या उपस्थित होता है? ग्लूकोज, C6H12O6, ये बन जाएगा जो एक मीठा पदार्थ है तो भोजन में क्या लगने लग जाता है? स्वादिष्ट। दूसरा उसके बाद में एमिलेज हो गया, टाइलिन हो गया। लाइसोजाइम के पीछे वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, एक बार फिर बता देता हूं। लाइसोजाइम क्या काम करेगा? ये करेगा रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि लाल ग्रंथि में एक प्रकार का एक रोग होता है, उस रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे जो लाल ग्रंथियां हैं, यहां एक प्रकार का एक रोग होता है। रोग होता है, कौन सा रोग होता है? देखो, गलसुआ, या बोल सकते हैं मुंपस। लाल ग्रंथि में रोग होता है गलसुआ या मम्पस रोग। देखो देखते हैं इसके बारे में क्या होता है गलसुआ रोग या मम्पस रोग। जब लाल ग्रंथियों में सूजन हो जाती है, जब लाल ग्रंथियों में सूजन आ जाती है तो उस रोग को क्या बोलते हैं? गलसुआ या मम्पस रोग कहते हैं। अब उनमें सूजन क्यों आ जाती है? कुछ तो कारण होगा। यहां पे क्या होता है? एक वायरस आता है, उस वायरस के कारण लाल ग्रंथि में क्या हो जाता है? सूजन हो जाती है। वायरस का नाम होता है जिन्स रूबेला। जिन्स रूबेला वायरस। तो रोग कौन सा? गलसुआ या मम्पस। लाल ग्रंथि में सूजन आ जाने के कारण ये रोग होता है, और कौन से वायरस के कारण? जिन्स रूबेला वायरस। अब बात करेंगे इसके बारे में कि जब ये वायरस हो जाता है तो कुछ उपचार भी होगा
इसके उपचार के लिए क्या लगाते हैं हम? टीका लगाते हैं। इसके उपचार के लिए क्या लगाते हैं? टीका। और कौन सा टीका लगाते हैं? MMR। गलसुआ या मंपस रोग हो जाने के कारण उसके उपचार के लिए कौन सा टीका लगता है? MMR। देखना दोस्तों क्या होता है MMR। M मीजल्स, M का मतलब मीजल्स, M मंपस और R रूबेला। मीजल्स, मंपल, रूबेला। तो MMR का जब टीका लगाया जाता है तो गलसुआ रोग ठीक हो जाता है। ये थी हमारी लाल ग्रंथियों का पहला पार्ट। हमने देखा इसके बारे में, लाल ग्रंथि की प्रकृति देख ली, लाल ग्रंथि की स्थिति देख ली, लाल ग्रंथियों का नियंत्रण देख लिया, लाल ग्रंथियों की उत्पत्ति देख ली, लाल ग्रंथियों के प्रकार, एंजाइम्स और रोग। अगली जब क्लास आएगी दोस्तों हमारी, तो उसमें हम यकृत के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में अग्नाशय के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।